ललन सिंह दूध के धोए हुए नहीं है, उनके पार्टियों में एक से एक खूंखार पड़े हुए हैं। दो चार नाम गिना दीजिए। वो कोई स्वतंत्रता आंदोलन में जेल नहीं गए हुए थे, वो सब देश के और बिहार के छटे हुए अपराधी थे। और नीतीश कुमार और खासकर ललन सिंह के रिश्ते तो आप जानते हैं क्या है। अच्छा, साहबुद्दीन किसकी पार्टी में थे? राजवल्लभ यादव से छुटकारा पाया गया इसी कारण। आप लोग तो जैसे ही शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह जी, पांडे जी सुनते हैं एकदम नाक मुंह, ना 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 ना, बाप रे बाप, ये वोट देगा हमको, इसको दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो। लोकसभा में संसदीय दल का नेता कौन है? अभय कुशवाहा। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल। इसके पहले? हाँ, इसके पहले जगदानंद सिंह। आप कैसे कह रहे हैं? गया में अभी आपके एक विधायक जी थे, उनकी नहीं, मैं राजेश जी, कोई भूरा बाल साफ करो जैसा नारा नहीं लगाएगा। अचानक से उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया, आप भी पलटू राम की श्रेणी में आ गए। नीतीश कुमार जी ने दुर्व्यवहार किया, इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ दुर्व्यवहार किया जी, दुर्व्यवहार किया। उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के साथ उसी तरह से थे जैसे राजेश यादव उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र कुशवाहा तभी नेता बन पाएंगे जब नीतीश कुमार की पराजय होगी। आपके पास विकल्प तो बहुत होंगे, लेकिन आपने 9वीं फेल तेजस्वी यादव का नेतृत्व ही क्यों कबूल कर लिया? कुछ लोग अपने आप को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ज्ञाता समझते हैं। नाम ले ही लीजिए ना, प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं, बोलिए ना। क्या भविष्य में भी आपको लगता है कभी कि चाचा और भतीजे का संबंध बन सकता है? कि अगर आज नीतीश कुमार बचे हुए तो तेजस्वी जी के चलते किस तरह से भागना पड़ा था, और तब कहाँ गए थे? लालू जी के पास गए थे और कहे थे, उनका पैर पकड़ लिए थे, तो लालू जी बोले, पैर पकड़ लिए थे? लालू जी कई बार बोले कि पैर पकड़ लिए थे। और लालू जी बोले कि अगर भाई है, पैर पकड़ लिया तो क्या करे, पैर काट दे। जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है ना, बहुत कठोर लोग हैं, बहुत क्रूर लोग हैं, इनसे बहुत लड़ने के लिए बहुत तैयारी, बहुत काम करना पड़ता है। यही 2-4-5 आदमी छोड़ दीजिए तो पूरा तो यूथ ही है। तो राष्ट्रीय जनता दल आप देखिए नजरिए से तो यूथ बन गई है, यूथ बन गया जी, यूथ बन गया। तो नए लोगों को मौका मिलने वाला है 2025 में, और भी नए लोगों को। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव में कौन सी बात है जो विरोधियों को खटकती है? तेजस्वी यादव जी जो सोच लेते हैं, पूरी कैबिनेट नहीं सोच पाती। लोग कहते हैं तेजस्वी यादव वही सोचते हैं जो संजय यादव सोचते हैं। एक शब्द में तेजस्वी यादव को परिभाषित करें तो वो शब्द क्या हो? बिहार का नायक। नीतीश कुमार थके हुए नेता या अभी भी चालाक खिलाड़ी? राजेश यादव विधानसभा चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? कौन सी सीट आपने कैमूर में तलाशी है? 9वां सवाल, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कमी क्या है? अभी तो सर प्रशांत किशोर के बारे में हमको जानने दीजिए। सब कुछ तेजस्वी यादव हो गए हैं, महादेव तेजस्वी यादव हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसी की परिक्रमा करने की जरूरत जी। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ए, विजन, बी, पेशेंस, सी, डाउन कनेक्ट। तो तीनों हम। क्या जेडीयू को अब आरजेडी में मिल जाना चाहिए, हाँ या ना? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट, जहां हम मिलते हैं उन आवाजों से जो सिर्फ पोस्टर पर नहीं, पब्लिक के दिलों में जगह बना रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एक युवा चेहरा, एक जोशीला नेतृत्व और राजद की नई राजनीति का प्रतीक। नाम है राजेश यादव। कौन है ये राजेश यादव? तो ये राजेश यादव हैं राजद के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष, जो सिर्फ तेजस्वी यादव के विश्वास पात्र ही नहीं बल्कि संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने वाले रणनीतिकार भी हैं। इनकी जुबान में तेजी है, बातों में साफ गोई है और राजनीति को लेकर सोच बिल्कुल दो तुक। तो आज बात करेंगे तेजस्वी का सपना क्या है, बिहार के युवाओं से वायदा क्या है और 2025 में क्या राजद मैदान मारने को तैयार है। तो चलिए मिलते हैं उस नेता से। राजेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटी के पॉडकास्ट में। और जो आप कह रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो आपके नेता तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नारे नहीं बदलाव की बात करते हैं, तो स्वागत के साथ एक बहुत ही तीखा सवाल। तैयार है राजेश जी? धन्यवाद लाइव सिटीज को और लाइव सिटीज के दर्शकों को कि हमको
आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता और महागठबंधन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। और जो भी सवाल होगा साफगोई से, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका सवाल नहीं है, मैं समझता हूं कि यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल होगा। तो मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। राजेश जी, अच्छी बात है, आप सवाल का जवाब देने को तैयार हैं और आपने कहा कि बिहार के 14 करोड़ लोगों से जुड़ा सवाल है और तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। इसलिए सवाल यह, क्योंकि आप राजद के युवा प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष हैं, राजद पर बड़ा आरोप लगता है। पिछले दिनों लाइव सिटी ने बिहार की बात कॉन्क्लेव का आयोजन किया था और वहां कहा गया कि राजद जो है वह कट्टे की पार्टी है और ये कलम बांटते हैं। आपने ही पटना में कार्यक्रम किया था जहां कलम बांटे जा रहे थे, लेकिन आरोप कि यह पार्टी कट्टे की है और कट्टे वालों से तो सदैव सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, कहा जाता है यह मुरेठा बांधने वालों की पार्टी है, जैसे ही कोई मुरेठा बांधता है खौफ आगे बढ़ जाता है। तीसरी बात, कहा जाता है लहरिया कट वालों की पार्टी है और ये सभी जो करते हैं ये युवा ही हैं। आप बिहार युवा राजद के अध्यक्ष हैं। यह जो संस्कार है और यह जो बदनामी है, इससे कैसे छुटकारा दिलाएंगे ताकि आपके नेता तेजस्वी यादव जो A to Z की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं और यह कर रहे हैं, मुझ में विश्वास कीजिए, मैं नया हूं और मेरी सोच नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? कट्टे की पार्टी। देखिए, एक बात तो समझना चाहिए ज्ञानेश्वर जी जी कि जो लोग हैं, चूंकि हम लोग उन लोगों की राजनीति करते हैं जिनको सदियों तक जी थाने ब्लॉक क्या चीज होता है उनको नहीं मालूम था। वो बढ़िया से पैर में चप्पल भी नहीं पहन सकते थे। जी पुलिस का टोपी देख करके जो लोग गांव छोड़ देते थे, उन लोगों की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल करता है। क्योंकि जब बदलाव हुआ, बिहार में बदलाव हुआ, लालू जी मुख्यमंत्री बने, तो वो लोग जो समझिए जिनका गंजी फटा हो, जिनके बाल लट्टा हो, आप लट्टा समझते होंगे, कहता है जो कई दिन से जब नहीं नहाता है तो उसको लाटा कहते हैं। बाल घुंगला लट्टा हो, पैर में कादो लगा हुआ हो, और वो भी अपने समस्या के लिए कि जब थाने पर जाने लगा तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा और दर्द होने लगा। वो लोग चूंकि मजबूत लोग थे जिनको इस देश के संसाधनों पर कब्जा था, मीडिया के बड़े घरानों में उनकी पहुंच थी। मतलब आप कह रहे हैं शर्मा जी, वर्मा जी, पांडे जी, सिंह जी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं वर्मा जी, शर्मा जी और सिंह जी कहते हैं। उस जमाने में मैं जिस समाज से आता हूं, इस समाज में भी जमींदार हुआ करते थे। अच्छा, आपके समाज में भी जमींदार हुआ करते थे? ऐसा नहीं, जमींदार सब होता है। देखिए, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमींदारों की बात कर रहा हूं। और उनके यहाँ भी बड़ा ही लोग रहता था, लेकिन सबका बिहेव का जो नेचर होता था वह एक ही नेचर था। तो लालू जी ने जब सबको आवाज देने का काम किया तो वहां से जो बदलाव बिहार में हुआ, तो लोगों के पास, देखिए, जब तथ्य पर बात कीजिएगा, जानकारी पर बात कीजिएगा, तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मुहावरा गढ़ देते हैं। क्योंकि अखबार लिखने वाले, पढ़ने वाले, जानकार लोग चूंकि वैसे लोग थे, और लोहिया जी ने तो कहा ही था कि इस देश में राजनीति करने वाले 3 तरह के लोग हो सकते हैं। या तो जिनको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती हो, या तो बहुत बड़े घर के लोग हो, या वो बहुत बड़े समाज ताकतवर लोग हो, वही राजनीति कर सकते हैं। लालू प्रसाद इसमें से किसी में से नहीं थे। वो ऐसे घर से निकल के आए थे, आप जानते हैं, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने आया तो देश के लोगों को, खासकर बिहार के लोगों को एक आवाज दिया, और जो आवाज उन्होंने दिया तो लोग जो है निकल पड़े अपने हक और अधिकार के लिए। जब अधिकार लोग मांगने, तो देखिए, लोग भी क्या होता है कि बहुत निर्मम होते हैं। लोग जिस चीज को अगर पाल लेते हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोग ने, जब गरीब लोग अपने हक के लिए आगे आए, और वो आज भी मैं देखता हूं कि किसी न किसी में वो व्यथा झलकते रहती है। इसलिए उसी का प्रकोप है कि आज भी राष्ट्रीय जनता दल को लोग कहते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है, ताकतवर लोग हैं, और वो अपनी बात मनवा लेते हैं, चूंकि हवा बना लेते हैं। क्योंकि हम लोग के पास जो लोग हैं वो हवा वाले लोग नहीं है, क्योंकि दिन भर खेतों में काम करते हैं अपने। मुरेठा बांधने वाले और लहरिया कट वाले तो हैं ही ना।
आप समझ सकते हैं साहब, हाँ। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि गांव में आप जाइए, जब हम लोग खेत में काम करने जाते हैं तो मुरेठा बांधते हैं, जब हम लोग जाते हैं बैल लेके हल जोतने के लिए तो मुरेठा बांधते हैं, जब कंधे पर हल उठाते हैं, जुआट उठाते हैं और एक हाथ में छोटा सा डंडा लेके अपने बैल को लेके जाते हैं तो मुरेठा बांधते हैं। मुरेठा हमारे किसानी का प्रतीक है। नहीं, किसानी का प्रतीक है, लेकिन गुंडाई का प्रतीक नहीं है ना। गुंडाई का प्रतीक नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि जो लोग हैं इसके मुहावरा को चेंज कर दिए हैं, क्योंकि वो लोग ताकतवर लोग हैं, उनसे हम सामने हम नहीं टिक सक रहे और आज भी नहीं टिक पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हवा बना देते हैं, क्योंकि बाजार उनका है, साम्राज्य उनका है, सब कुछ हो पड़े हुए हैं। क्योंकि मैं बोला ना कि ताकतवर लोग हैं और हम जिन लोगों की राजनीति कर रहे हैं, एक गरीब लोगों की राजनीति कर रहे हैं, उसमें वो सफल हो जाते हैं। लेकिन अंततः समझिए कि जो भारत के संविधान में बाबा साहब ने ताकत दिया वोट का, लालू जी ने सबको जगा दिया कि वोट का राज मतलब छोट का राज, और छोट का राज का मतलब गरीबों का राज। उस गरीब में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, कोई जाति और विशेष के लोग नहीं आते हैं। नहीं राजेश जी, मेरा सवाल दूसरा यह है कि आपने कहा कि देखिए लालू जी ने आवाज दी, गरीबों की आवाज दी। मैं भी मानता हूं कि लालू यादव गरीबों के नेता के रूप में स्थापित हुए, लेकिन बाद में वह पिछड़ों के नेता बन गए और फिर आखिर में वह यादव और मुसलमान के नेता बन गए। इसलिए कहा जाता है कि आरजेडी के पास माई समीकरण, और आपने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि हमने तो, हमारी पार्टी ने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। देखिए 15 साल आप लोगों ने शासन किया, 1990 से 2005, लेकिन 2005 में बिहार की जनता ने आपको उखाड़ फेंका और आप कहते हैं सब कुछ बदल गया, राजद साफ सुथरी पार्टी है। पिछले दिनों ललन सिंह ने एक बयान दिया कि जब साफ सुथरी पार्टी है तो दानापुर के विधायक रीतलाल यादव जो इन दिनों जेल में बंद हैं, क्या वह फ्रीडम फाइटर है? स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे। तो ऐसे लोगों की जरूरत आज भी क्यों आपको महसूस हो रही है? देखिए ललन सिंह क्या कहते हैं और नहीं कहते हैं, इन पर कोई बात नहीं कह सकता। रीतलाल यादव फ्रीडम फाइटर है। तो देखिए मैं कहना चाहता हूं कि रीतलाल यादव हो या अनंत सिंह हो या इस टाइप के जितने लोग हैं, होता है। देखिए एक बार हमारे लोग के नेता है, अभी नहीं है, रामविलास पासवान जी ने कहा था कि अगर आप बाघ लाइएगा सामने तो हम बकरी से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। जरूरत इस बात की कि सबको मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल एक आप राष्ट्रीय जनता दल के ललन सिंह दूध के धोए हुए नहीं है, उनके पार्टियों में एक से एक खूंखार पड़े हुए हैं। दो चार नाम गिना दीजिए। नहीं, आप सब जानते हैं कौन नहीं है। इसलिए, और आप कहते हैं गिनाने की बात करते हैं, याद कीजिए कि नीतीश कुमार जी उन दिनों लालू प्रसाद यादव को हटाने के लिए संकल्प लिए थे, और संकल्प लेके कहां गए थे? बेऊर जेल गए थे। किन लोगों के सामने हाथ जोड़े थे? वो लोग कोई स्वतंत्रता आंदोलन के नेता नहीं थे, वो कोई स्वतंत्रता आंदोलन में जेल नहीं गए हुए थे, वो सब देश के और बिहार के छटे हुए अपराधी थे, वो सब गुंडई में जेल गए थे। नीतीश कुमार अपराध में गए जी, सब नीतीश कुमार जी का कई आप देखे होंगे कैसे टाइप के लोग, कई बार नीतीश कुमार जी का हाथ जोड़े हुए फोटो है। सब लोग गए थे, मांगने गए थे। इन्होंने किनसे साथ मांगा कि लालू प्रसाद यादव को हटाना है तो हमको साथ मांगे, बिहार के लोगों का साथ नहीं मांगा। इन्होंने उस समय के तमाम अपराधियों का, जिनके देश में तूती बोलती थी, राज्य में तूती बोलती थी, जिन पर 50,000 1 लाख रुपए का इनाम हुआ करता था, उनका सहयोग लेने का काम जनता दल यू और नीतीश कुमार और खासकर ललन सिंह के रिश्ते तो आप जानते हैं क्या है। इसलिए ललन सिंह जी को कम से कम इस विषय पर बोलने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, शहाबुद्दीन किसकी पार्टी में थे? मैं कहा हाँ। शहाबुद्दीन किस चीज के ऊपर थे? हाँ। शहाबुद्दीन किस चीज के ऊपर थे? और मैं कहना चाहता हूं कि आप चले जाइए सिवान में, जितने लोगों ने कहा आज सिवान की हालत क्या है। शहाबुद्दीन जो है गरीबों के लोग थे। आप जानिए जिस तरह से बेदर्दी हो रही थी। मतलब आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन अमर रहे का जो नारा पिछले दिनों लगा था वह सही था? मैं कहना चाहता हूं कि चाहे शहाबुद्दीन अमर रहे या प्रोफेसर मुखिया अमर रहे, सब लोगों ने लड़ा है समाज में। हाँ। उनके सबके फॉलोअर हैं। मतलब शहाबुद्दीन और प्रोफेसर मुखिया दोनों ठीक, सबको चाहने वाले लोग हैं। हाँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बात बीत गई उस पर नहीं आके वर्तमान बिहार, जिन लोगों के पास 20 वर्षों से बिहार है, बिहार के लोगों ने इनको आगे बढ़ाने के लिए बिहार चुना था, न कि इतिहास गाने के लिए बिहार चुना था। आज हमारा बिहार 20 वर्षों में सबसे निचला पायदान पर क्यों है, इसका जवाब जनता दल यू को और नीतीश कुमार जी को, ललन सिंह को देना चाहिए। नहीं, अब तो बिहार आगे जा चुका, तो आप इस बात की गारंटी देंगे ना कि जो युवा राजद है वह युवा राजद संगठन में किसी भी
गुंडा किस्म के आदमी को, अपराधी किस्म के आदमी को आगे नहीं बढ़ा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, राष्ट्रीय जनता दल नया दल है और आप देखते होंगे कि हमारे नेता ने भी कह दिया है कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कानून का बात होगा, जो संवैधानिक बात होगी वह चलेगी। हम किसी तरह की इस तरह के लोगों को हम बर्दाश्त करने वाले राजवल्लभ यादव से छुटकारा पाया गया इसी कारण। निश्चित रूप से कई कारण, कई लोगों के हैं, इसमें हम कोई नाम के सब आप जानते हैं और देखते हो। देखिए, तेजस्वी जी के बारे में कहने का नहीं है, आप सब जानते हैं कि तेजस्वी जी ने किस तरह से नई राजनीति और नए लोगों को लाके एक नया राजनीति शुरू किया है। नहीं, देखिए, आपने नई राजनीति और नए लोगों की बात कर दी। देखिए राजेश यादव जी, आपका इतिहास भी आरजेडी में बहुत पुराना नहीं है। आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे और उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत भरोसा करते थे आपके ऊपर, लेकिन आपने अचानक से उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया। आप भी पलटू राम की श्रेणी में आ गए और आप आ गए तेजस्वी यादव के साथ, और तेजस्वी यादव ने भी आपकी संगठन क्षमता को देखते हुए तुरंत बना दिया युवा राज्य का अध्यक्ष। तो आप भी कम पलटू राम थोड़े हैं। नहीं, इसमें आपने जो सवाल किया, निश्चित रूप से उपेंद्र जी के साथ मेरा लंबा समय गुजरा है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए नेता हैं। निश्चित रूप से आप तेजस्वी यादव से अधिक पढ़े लिखे हुए हैं। निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैंने अपना राजनीति, और उनके साथ मैं 17-18 साल एक साथ हमने रहा, और हम लोगों ने मिलकर के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी। हम चाहते थे कि यह पार्टी जो है बिहार में फले और फूले, लेकिन आपने इसका जिक्र कर दिया तो मैं बताना चाहता हूं कि 2019 का लोकसभा और 2020 का चुनाव हम चाहते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग 15 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे। 2005 में जब सत्ता बदली और इनके साथ नीतीश कुमार जी ने दुर्व्यवहार किया, इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ दुर्व्यवहार किया। जी, दुर्व्यवहार किया। 2005 में इनकी मां को इनके घर के सब सामान फेंक दिया गया। अच्छा। आपको याद होगा 30 नंबर बेली रोड घर हुआ था, विपक्ष के नेता के रूप में थे और इनको समय नहीं दिया गया, सब उठा करके फेंक दिया गया। वो दिन भी राजेश यादव ही थे। क्या गुस्सा था जो फेंकवा दिया था? अब जो उस पर जाने नीतीश कुमार जी का एक अपना क्या है, चूंकि आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के साथ उसी तरह से थे जैसे राजेश यादव उपेंद्र कुशवाहा के साथ था। अच्छा, यह समझिए रिश्ता। लेकिन क्या बदलाव आया मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ था और हम चाहते थे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार में एक मजबूत विकल्प के रूप में आए। लेकिन उपेंद्र जी 2020 का जो चुनाव है, हम लोग को कोई व्यक्तिगत नहीं थी, सैद्धांतिक लड़ाई थी। हम चाहते थे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूत हो। बिल्कुल। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी उसमें बड़े नेताओं के साथ महागठबंधन के अंदर एक अलग खिचड़ी पका रहे थे। चूंकि मैं सर्वविदित, मैंने चिट्ठी भी लिखा अपने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोगों को, मैं कार्यकर्ताओं को लिखा कि उपेंद्र जी जितना समय और जितनी ताकत उस समय के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक हत्या में लगे हुए थे, अगर उतनी अपनी पार्टी को बनाने में लगते तो आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बहुत ही शिखर पर। कौन लोग लगे थे? कौन? सब लोग थे, क्योंकि अब अच्छा, लोग दिवंगत हो गए। मुझे 2020 के चुनाव के पहले की कहानी याद है कि तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात भी अरवल या जहानाबाद में सर्किट हाउस में हो गई थी और फिर बात बनते बनते बिगड़ गई थी। आपको याद होगा भेंट हुई थी और बात बनी। हम लोग लोकसभा का चुनाव साथ लड़े। लोकसभा चुनाव से 2019 के 2018 की घटना कह रहे हैं। अच्छा, 2018 नवंबर की घटना थी, मैं साथ में ही था। अच्छा, हाँ। मैं साथ में गाड़ी में हम लोग थे। एकाएक चूंकि हम लोग की अपनी कार्यक्रम थे, हम लोग को राजगीर जाना था और तेजस्वी जी कुर्था से लौट रहे थे। हम लोग गए थे 5 मिनट, चूंकि हम लोग का भी मीटिंग था सर्किट हाउस में, तो एकाएक हम लोग मिल गए थे। अच्छा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग साथ चुनाव लड़े थे। 2019 का लोकसभा 20 के चुनाव में, चूंकि मैं कहा कि अब बहुत लोग दिवंगत हो गए, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तो ओपन चिट्ठी लिखा और हम चाह रहे थे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से आए। और मैंने उपेंद्र जी से और उस समय के जो नेता थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, सभी नेताओं का बहुमत था कि हम लोग को अभी वर्तमान में महागठबंधन के साथ रहना चाहिए, रह करके नीतीश कुमार को हराना चाहिए। क्योंकि हम लोग बात होती थी कि उपेंद्र कुशवाहा तभी नेता बन पाएंगे जब नीतीश कुमार की पराजय होगी। नीतीश कुमार के रहते बिहार में उपेंद्र कुशवाहा नेता नहीं बन सकते हैं, इस बात पर सहमति थी। लेकिन उपेंद्र जी पता नहीं क्या हो गया, तो हम लोग की वैचारिक असहमति हुआ और
वैचारिक असहमति में मैंने चुनाव से पहले ही बात हो गई थी कि नहीं रहना है, लेकिन मैं चुनाव में नहीं गया कि चूंकि जिस तरह से आरोप लगता है कि कोई अगर चुनाव के समय चला जाए तो लोगों को लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए गया है, तो मैंने कहा कि चुनाव के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। बातचीत हो गया। चुनाव के बाद 2020 का चुनाव हुआ और मैं 15 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गया। तो चलिए, वैचारिक असहमति के कारण राजेश यादव पलटूराम बन गए और उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ने के बाद आपके पास विकल्प तो बहुत होंगे, लेकिन आपने 9वीं फेल तेजस्वी यादव का नेतृत्व ही क्यों कबूल कर लिया? देखिए, राजनीति में लोगों के सेवा करने की क्या आपकी काबिलियत है। मैं कहना चाहता हूं कि कौन 9वीं फेल है, कौन चौथी फेल है, इसके बहस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के डिग्रियों पर भी बहुत से सवाल उठते रहते हैं। और आज 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री, जनता ने उनको वोट दिए तो प्रधानमंत्री है, उस पर कोई डिबेट का नहीं है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, आप इधर देखे होंगे, कुछ लोग अपने आप को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ज्ञाता समझते हैं। नाम ले लीजिए ना, बोलिए ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 2020 के चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल का जो मुख्य मुद्दा क्या था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, यही मुद्दे थे। बहुत लोग मैं बोला ना कि चूंकि कुछ लोग अपने नाम से पेटेंट कराते कि हम ही आए तो ये चीज हुआ। अबे तेजस्वी यादव जी 2020 का चुनाव इसी एजेंडा पर लड़े और 10 लाख सरकारी नौकरी, यही एजेंडा था जिस एजेंडे के लेके बिहार के लोगों के बीच में वो गए थे। इसलिए उस पर जाने की जरूरत नहीं है। और मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, चूंकि आपका चैनल भी बहुत लोग देखते रहते हैं, तो इसलिए भी मैं कि जिस तरह से आज से आप 40 साल पहले कहा जाता था, देश में एक कहावत थी कि जो बंगाल सोचता है वह देश सोचता है, कहा जाता था। क्योंकि आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, हर तरह के जानते, बंगाल सोचता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में जो तेजस्वी जी सोचते हैं, इसके बाद एनडीए के लोग सोच पाते हैं। चाहे वो नौकरी का बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, या माई बहन मान योजना की बात हो, या जुआ आयोग बनाने की बात हो, डोमिसाइल लागू करने की बात हो, आपने सबसे पहले किसके मुंह से बात सुना था? तेजस्वी यादव के मुंह से। तो आज किसके पीछे लोग चल रहे हैं? इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव जी के पास विजन है, दृष्टि है बिहार को आगे ले जाने का। नहीं, ठीक है, आप करें, विजन है आगे ले जाने का, लेकिन आपको 2020 भी याद है, 2020 का विधानसभा चुनाव। ठीक है, आप उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ ही थे, लेकिन आपको अंदर खाने की सारी कहानी पता है। आप दर्शकों को बताइए कि तेजस्वी यादव जीतते जीतते हार गए, मुख्यमंत्री बनते बनते चुक गए। कोई 12 वोट से हारा, कोई 200 वोट से हारा, और फिर क्या खेला हुआ, क्या खेला नहीं हुआ, यह तो आप राजनीति में और सियासत में समझते ही कि शतरंज का खिलाड़ी आखिरी दांव कैसे खेलता है, नीतीश कुमार ने कौन सा दांव खेला। तो यह जीतते जीतते तेजस्वी यादव हार कैसे गए, और आगे इसके लिए वो क्या सावधानी बरत रहे हैं, आप लोग क्या सलाह देते हैं? आपने 2020 देखा ना, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं, जो चुनावी रुझान आ रहे थे, यदि मतगणना के दिन की गिनती की याद कीजिए, सुबह से ही लग रहा था पटाखे फूटने शुरू हो गए थे, लेकिन शाम होते होते मातम। तो महागठबंधन में क्या कांग्रेस ने कुछ बेईमानी कर ली थी, या बाकी पार्टियों ने बेईमानी कर ली थी, या तेजस्वी यादव की जिद टिकट बंटवारे में कुछ गलती हो गई थी, या A to Z वाली जो बात है कि तेजस्वी कहते तो हैं कि A to Z, लेकिन शर्मा जी, वर्मा जी, पांडे जी, सिंह जी से दूर ही रहते हैं? देखिए, कोई बात स्वाभाविक होती है जी, ऐसा नहीं कोई एक कारण होगा। लेकिन एक बात आपने बोला कि सुबह से पटाखे छूट रहे थे, पटाखे नहीं छूटे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पटाखे नहीं छूटे थे। और पहली बार इस तरह की गिनती हो रही थी कि जाने के बाद 2 बजे के बाद गिनतियां रोक दी गई, 1 बजे के बाद गिनती धीरे कर गई, और किस तरह से खेल हुआ सबसे बिहार के लोगों से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन एक बात आप बोल रहे हैं कि पांडे जी, शर्मा जी, जवाब पांडे जी, शर्मा जी, सिंह जी, वर्मा जी, देखिए यही तो बात है। हाँ, बुरा बाल साफ करो। जी, यही तो बात है कि राष्ट्रीय जनता दल कभी भी राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय की बात किया है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जो पीछे छूट गए हैं लोग, उनको आगे लाना, उनको मुख्य। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे के सम्मान को चोट पहुंचाना, दूसरे के अधिकार को हनन करना, दूसरे के मौलिक अधिकार को छीन लेना। आप देख लीजिए, चाहे 90 की आप मंत्रिमंडल देख लें, या लालू प्रसाद यादव जी जब 2004 में
26 सांसद लेके दिल्ली में गए थे, यूपीए की सरकार थी, उसमें आप देख लीजिए भागीदारी। और विगत लेटेस्ट तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन 2020 में चुनाव लड़ रहा था, 50 टिकट सवर्ण समाज को, जिसको आप शर्मा जी कह रहे हैं, जी शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह जी, पांडे जी, 50 टिकट जी उन समाज के लोगों को दिए, 243 में 50। बताइए तेजस्वी जी का दिल कितना उदार है। कभी किसी का हक मारने की बात ने दिया कि कांग्रेस ने दिया? मैं देखिए, सरकार कितने पे बनती है जी 122 पर, 122 पे बनती है। हाँ। तो 243 में 122 चाहिए। तो हमको तो 243 पर लड़ाई हो रही थी। 243 में 50 सीट सवर्ण समाज को तेजस्वी जी के नेतृत्व में मिला। और लेकिन आप समझते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सवर्ण समाज से भी आग्रह करता हूं, विनय करता हूं कि आप जो है, जो मन में अगर आपके कुछ है तो उसको निकालिए और एक नया बिहार बनाने के लिए। कैसे निकाल देगा? गया में अभी आपके एक विधायक जी थे, नहीं मैं राजेश जी, कदम से कदम मिलाइए और नया बिहार बनाने के लिए, जो बिहार हमारा पिछड़ गया है, 20 वर्षों में देश के लोग कहां चले गए, हमसे जो पीछे वाले स्टेट थे कहां चले गए और हम अब कहां फंसे हुए हैं। आप एक नए नेतृत्व के साथ आप गले मिलाइए, आगे बढ़िए और एक नया बिहार बनाने में सहयोग कीजिए। आपकी हक की, आपकी प्रतिष्ठा की, आपके सम्मान की जब तक तेजस्वी यादव हैं, कोई आंच नहीं आ सकती है। तो आप करें, सहयोग कीजिए। लेकिन आपको याद है पिछले दिनों गया में एक आरजेडी के विधायक जी की मौजूदगी में भूरा बाल साफ करो का नारा लग गया। फिर कैसे परमेश्वर मुखिया, जिनका जय अभी आपने बोला कि भाई परमेश्वर मुखिया और साहबुद्दीन दोनों की जय, दोनों अमर रहें। तो आप लोग तो जैसे ही शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह जी, पांडे जी सुनते हैं एकदम नाक मुंह, ना 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 ना, बाप रे बाप, ये बोल देगा हमको, इसको दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो। ये कैसे चलेगा? देखिए आप समझिए, अगर ऐसा बात होता तो जिस गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे थे उसमें 50 सीट इन समाज के लोगों को जाता है। लेकिन एक बात जानते हैं ज्ञानेश्वर जी की 14 करोड़ लोगों का बिहार है, उसमें कुछ लोग गड़बड़ करने वाले रहते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन नेतृत्व के स्तर पर जहां से फैसले होने वाले हैं, और मैं किसी चैनल पर ही सुन रहा था, किसी साथी ने सवाल पूछा था तेजस्वी जी से, तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि सभी लोगों को मैंने हिदायत दे दिया है, हिदायत दिया है कि अगर आज के बाद अगर ऐसी मैं सुन लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए, राजेश यादव बड़ी बात कर रहे हैं, बिहार प्रदेश युवा राजद के अध्यक्ष, कि अब तेजस्वी यादव की हिदायत, सख्त हिदायत है कि कोई भूरा बाल साफ करो जैसा नारा नहीं लगाएगा। नहीं, कहां, तो मैं कह रहा हूं तेजस्वी जी ने चैनल बोला है, थोड़ा चैनल का नाम मुझे नहीं अभी ठीक है, हाँ। लेकिन उन्होंने बोला है कि कुछ लोग हैं उनको हिदायत दिया गया है। और फिर मैं कह रहा हूं कि मेरे पार्टी का कोई ऐसा नहीं है। और फिर मैं समझता हूं कि 14 करोड़ बिहार है, और कहां कहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, उनके रहता है गड़बड़ करते थे, लेकिन वैसे लोगों पर भी राष्ट्रीय जनता दल का ध्यान है, वैसे लोगों को भी पार्टी कोई तरह देने जा नहीं रही है। अच्छा राजेश यादव जी, देखिए आरोप तो लगता ही है ना कि आरजेडी जो है वह मूल रूप से यादव और मुसलमान की पार्टी है, और सारे नेतृत्व करने वाले वही दिखाई पड़ते हैं। चाहे आप लालू यादव का नाम ले ले, राबड़ी देवी यादव का नाम ले ले, तेजस्वी यादव का नाम ले ले, तेज प्रताप यादव से आपने छुटकारा पा लिया, मीसा भारती यादव का नाम ले ले, रोहिणी यादव का नाम ले ले, संजय यादव का नाम ले ले, राजेश यादव का नाम ले ले, तो फिर वही मुसलमान, वही यादव। लोकसभा चुनाव में आपने एक प्रयोग किया, कुशवाहा, नीतीश जी से तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तो इससे कब अलग हटिएगा? नहीं, देखिए आप देखिए, अभी हमारा लोकसभा में संसदीय दल का नेता कौन है? अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा जी। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल। इसके पहले? हाँ, इसके पहले जगदानंद सिंह। तो आप कैसे कह रहे हैं? चुनाव करीब आ गया है ना? नहीं चुनाव क्या जगदानंद सिंह चुनाव करीब थे? हाँ ठीक है, वो उसके पहले वो आपको अनुशासन स्थापित करना था। जगदानंद सिंह से पहले कौन थे प्रदेश अध्यक्ष? जी, रामचंद्र पूर्वे। ऐसा नहीं है, मैं फिर बोला कि हम लोग को लोग जो है शिकार बना लेता है। अच्छा, चूंकि जो लोग बोलने वाले लोग हैं उनकी बात खबरें छप जाती है। आप देखे होंगे कि अगर आप देख लीजिए, आप बहुत दिन से हैं, चूंकि आपने तो बिहार के हर तरह की अखबार, हाँ, खबरें देखा, बिल्कुल देखा जी। नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं और सत्ताधारी लोग बोलते हैं। अगर पूरे पन्ना में देखिएगा तो पूरा पन्ना भर रहेगा और नेता प्रतिपक्ष का 2 कलम का खबर रहता है जी।
क्या इस तरह से चलता है? वो विज्ञापन का खेल है, सरकारी विज्ञापन का खेल है। इसीलिए कह रहा हूं कि यह बिहार जो है लीगेसी मीडिया में फंस गया है। आप जानते हैं स्टीव वार ने क्या कहा अभी? कहा ना कि भाई जो अमेरिका में है, आपने भी चलाया था, आपके भी चैनल पर, कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, जिसके पास ब्लैक मनी है और विज्ञापन है उसी के हिसाब से मीडिया चलती है, तो गरीबों की बात कौन करेगा? तो ये तो तब भी था जब महागठबंधन की सरकार थी। जब महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी यादव बड़े छप रहे थे, बाकी जो अन्य विपक्षी थे नहीं, उस समय तो मुख्यमंत्री जी वो रहे थे, उस समय तो मुख्यमंत्री जी वो रहे थे कि हमारा बतवा नहीं छपता है। केंद्र वाला अधिक विज्ञापन, आप याद कीजिए, मैं फिर मुख्यमंत्री जी खुद वो रहे थे कि हमारा कहाँ बतवा छपता है, तो सब वही लोग का छाप देता है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जो मीडिया घराना भी है, या तो विज्ञापन है या ब्लैक मनी के मार्केट से चल रहा है, उस परिस्थिति में गरीबों की राजनीति, आप समझिए कि जो परिस्थितियां, जो संदर्भ बदल रहा है, इसमें कि गरीबों का आवाज उठाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। आने वाले दिनों में, चूंकि आप ही लोग टाइप का लोग है जो कभी गरीबों का भी बात सुनता है, गरीबों की आवाज उठाता है, और मैं समझता हूं कि उठाते रहना चाहिए, क्योंकि इस देश में अगर इतने गरीब छूट जाएंगे तो हमारा देश विकास कैसे करेगा? देश तभी विकास करेगा जब हर हाथ को काम, हर घर को भोजन, हर पेट को भोजन, हर हाथ को काम मिलेगा, तभी मेरा देश विकास के रास्ते पर जाएगा। चलिए देखिए, तभी विकास के रास्ते पर जाएगा। अब इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी आपने क्या महसूस किया? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, समय देते हैं। लोग कहते हैं बहुत आलसी हैं। नहीं, तेजस्वी जी बहुत ही, अब देखिए होता क्या है ना कि लोग चाहते हैं कि दिन भर बैठ के उनके साथ हम भुंजा खाते रहे। ऐसे नहीं ना चलता है, काम बताइए। मतलब नीतीश कुमार जैसा भुंजा पार्टी नहीं होता है, काम से बताइए। क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष तो हो जाता हूँ, जब तक काम होता है तभी मैं जाता हूँ, क्योंकि उनके पास कई तरह के लोग आते हैं। क्योंकि बिहार चलाना है और हम लोग को उन लोगों से लड़ना है जिनके पास इस देश का संपत्ति है, जिनके पास उनको सहायता करने के लिए कई संस्थाएं, सीबीआई, ईडी, आईडी, चुनाव आयोग सब खड़ा है उनको के साथ। उस परिस्थिति में गरीबों की आवाज बन के खड़ा होता है, तो उनका एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, एक एक पल उनका महत्वपूर्ण है। उसमें तेजस्वी जी लगातार लोगों से संपर्क और संवाद रहते हैं, जाते भी हैं और वहां से बैठ करके लगातार पोलो रोड में बैठ के लोगों से 1-to-1 मिलते हैं, संपर्क करते हैं। नहीं, लोग कहते हैं तेजस्वी यादव से मिलना बहुत मुश्किल है। राजेश यादव जो समय मांगते हैं तो मिल जाता है समय, निश्चित रूप से। देखिए होता क्या है ना, देखिए क्या जी, आपके चैनल पर करें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि रोज मिले। रोज मिलने का क्या मतलब है? देखिए काम से मिले ना, कि किस काम से आए हैं, आपने क्या काम किया और क्या एजेंडा है, आगे क्या करना चाहते हैं, परमिशन लीजिए, काम कीजिए, यही होता है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि आज भी मिलने, कल भी मिलने, फिर परसों मिलने आए हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि पटना है तो मिलने, मतलब थोड़ा उससे। देखिए जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है ना, बहुत कठोर लोग हैं, बहुत क्रूर लोग हैं, इनसे बहुत लड़ने के लिए बहुत तैयारी, बहुत काम करना पड़ता है, तो उनको और भी काम रहता है। लेकिन इसके बाद भी पार्टी का एक एक लोगों से फीडबैक, संवाद करते रहते हैं। लोग कह रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का टिकट तेजस्वी यादव ही तय करेंगे। लालू यादव, राबड़ी देवी के यहाँ परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तेजस्वी यादव हो गए हैं, महादेव तेजस्वी यादव हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसी की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। आप क्षेत्र में रहिए। मैं कहा ना कि तेजस्वी जी लगातार संपर्क में रहते हैं, हर विधानसभा के लोगों से बात करते रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि जाने कि हम किससे बात करते रहते हैं, उनकी अपने से वहीं से बात करते रहते हैं, सब लोगों से बात करते रहते हैं। सुनते हैं रात को 2 बजे तक जगते हैं और बात करते रहते हैं। 2 बजे रात तक नहीं, 2 बजे रात तक तो नहीं, मैं 10-11 बजे रात तक लोगों से बात करते रहते हैं। सुबह से 11 बजे से बैठते हैं, 10-11 बजे रात तक बात करते रहते हैं लोगों से, उस इलाके में क्या चल रहा है, कौन नेता है ये। इसलिए परिक्रमा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जिनको होगा उसको बुला करके टिकट दे देंगे। मतलब केवल योग्यता का ध्यान रखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं। नहीं, सब कुछ का ध्यान रखें। देखिए जब टिकट बंटवारा, देखिए कोई चीज एक बार में नहीं होती है, उसके कई पैमाने होते हैं। ऐसा नहीं, देखिए चुनाव का जीत और हार, उसमें कई फैक्टर होते हैं। उसी तरह से टिकट देने में भी कई फैक्टर होते हैं। कभी समीकरण बैठाना पड़ता है, कभी सहयोगियों को देखना पड़ता है कि बगल में सहयोगी का कौन आदमी आ रहा है। तो चूंकि एक गठबंधन जो बनता है तो कई तरह को बैठाना पड़ता है। हम ये मानते हैं, चूंकि देखिए
सौभाग्य से हमको भी उसमें रहने का मौका मिला है जी, जो कि 2019 और 20 में मैं उसमें था। बिल्कुल। इसलिए मुझे अनुभव है कि कभी कभी मिलाना पड़ता है कि बगल का सीट सहयोगी के पास गया तो वो किनको लड़ा रहे तो हम किनको लड़ाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 4-5 उम्मीदवार मजबूत होते हैं जी, तो उसमें फिर समीकरण भी बैठाना पड़ता है, क्योंकि जानते हैं चुनाव जितना भी महत्वपूर्ण है, तो जब तक हम चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक हम अपने एजेंडे को नहीं लागू करा पाएंगे। तो सब कुछ देखते हुए इसलिए परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी स्वयं जो है सब कुछ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं और बुला के करेंगे। देखिए, एक बात कही जाती है और तेजस्वी के बारे में यह बात कही जा रही है पूरी मजबूती से। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हम बहुत दूर की सोच के साथ राजद को नए जमाने की पार्टी बना रहे हैं, और जब नए जमाने की बात होती है, युवा सोच की बात होती है, नई ऊर्जा की बात होती है, तो युवाओं का प्रतिनिधित्व अधिक बढ़ना होता है। और आप युवा राजद के अध्यक्ष हैं, आपको क्या लग रहा है कितने टिकट इस बार युवाओं को मिलने जा रहे हैं जो आगे 20 साल राजनीति कर सकें? देखिए, मैं देख रहा हूं जी, जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में अब देखता हूं जी, तो हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं अभी उनको संरक्षित करने की जरूरत है। अच्छा, उनको संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि युवा राजद अब देखिएगा तो अधिकांश लोग, अभी हमारे 80 विधायक हैं, उसमें अधिकांशतः मैं कह सकता हूं कि 50 से ऊपर तो यूथ हैं। अच्छा, 50 से ऊपर यूथ होंगे। देखिए, सबका उम्र मैं समझता हूं कि 40 से 45 का एवरेज उम्र है। बहुत सीनियर लोग बहुत कम बचे हुए। हमको लगता है कि सीनियर में एक अवध बिहारी चौधरी जी हैं, मोस्ट सीनियर, हरिशंकर यादव जी हैं, भाई वीरेंद्र जी भी अभी तो बहुत चलेंगे लेकिन सीनियरिटी में जा रहे हैं, ललित यादव जी हैं। यही 2-4-5 आदमी छोड़ दीजिए तो पूरा तो यूथ ही है। तो राष्ट्रीय जनता दल आप देखिए नजरिए से तो यूथ बन गई है, यूथ बन गया है। जी, यूथ बन गया। तो नए लोगों को मौका मिलने वाला है 2025 में, और भी नए लोगों को निश्चित रूप से। अच्छा, निश्चित रूप से हमारे नेता ने जब पटना के मिलर हाई स्कूल में युवा राष्ट्रीय जनता दल का चौपाल था तो उस चौपाल में भी उन्होंने कहा कि हमने यूथों को मदद किया है, यूथ को दिया। कई यूथ आपके सामने हैं जो संगठन में काम कर रहे थे, क्षेत्र में भी थे, संगठन में भी काम करने वाले लोग थे। रणविजय साहू को आप जानते हैं, कारी सोहेब साहब को जानते हैं, सब संगठन के लोग हैं, संगठन में काम करते थे। सबको उन्होंने मौका देने का काम किया। आने के बाद उसको पार्टी में भी उन्होंने मौका देने का काम किया और उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय भी हम यूथ को मौका देंगे, यूथ को मौका देंगे। अच्छा, जब आप युवा राजद के अध्यक्ष बने, आपने क्या कुछ नया परिवर्तन किया तेजस्वी यादव के कहने पर या तेजस्वी यादव की सलाह पर, या कुछ नया विजन क्या लेकर आए जिससे लगा कि नहीं, युवा राजद अब वह युवा राजद नहीं है, यहाँ बात सुनी जाती है, यहाँ इनके प्रतिनिधित्व की बात होती है, हिस्सेदारी की बात होती है, और जो पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई वो तो है ही उनकी बात। आपने क्या परिवर्तन किया? देखिए, हमने आया तो मैं 25 अप्रैल 2023 को युवा राजद का कमान हमको दिया। उसके पहले पार्टी ने हमको संगठन महामंत्री बनाया था, वहां से हम आए। तो आने के बाद मैं एक धरना रखा 5 संपूर्ण क्रांति के दिवस पर, और पहले धरना आप जानते हैं चूंकि हम लोग भी करते रहते थे, तो हम लोगों ने नई शिक्षा नीति के लेकर के, जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने, उसके खिलाफ में जाति जनगणना कराए और महंगाई को लेकर के हम लोगों ने एक धरना देने। लेकिन धरना में हुआ कि धरना हम सीधे जाके बैठ नहीं जाएंगे, जिला मुख्यालय बैठना था। उसके लिए था कि लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस करना कि हम क्यों जा रहे हैं आपके बीच। तो हम लोगों ने 15 दिन तक लगातार, उस समय 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन हमारे युवा साथियों ने जा करके लोगों के बीच में आह्वान करके लोगों के बीच में हैंडबिल पैम्पलेट बांटा, लोगों को बुलाया और एक बहुत ही अच्छा जो कार्यक्रम उन्होंने करने का काम किया। और इसके बाद जब मैं बिहार घूमना चालू किया तो एक बात तो हमको समझ में आया बिहार घूमने के बाद कि जो यूथ आज नए जो यूथ है खासकर पार्टी में भी, तो विचार से थोड़ा परिपूर्ण नहीं थे। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि लोग आजकल राजनीति में आते हैं उनको लगता है कि तुरंत हमको टिकट मिल जाए, राजनीति में क्यों आते हैं, इसको होना चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले उनको जो है वैचारिक रूप से मजबूत करने का काम किया राजद के सिद्धांतों के प्रति। हाँ, राजद के जो नए, चूंकि यही नई टीम है जो आके 40 साल 50 साल राजनीति करी, जिस टीम को तेजस्वी यादव जी लीड करने वाले हैं, ये टीम चलेगी। तो सबसे पहले उसको वैचारिक रूप से मजबूत किया है कि क्यों आप राजनीति में आ रहे हैं और राजनीति में आने के बाद आपको क्या करना है लोगों के लिए। क्योंकि राजनीति आप चाहते तो नौकरी भी कर सकते थे, आप चाहते तो व्यापार करते, लेकिन आपने राजनीति को चुना है। राजनीति को इसलिए चुना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं लोगों के बेहतरी के लिए किस तरह से करना है,
सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय किसी को गाली देना नहीं है। सामाजिक न्याय यह है कि जो हमारा समाज में लोग छूट गए हैं आधारभूत चीजों से, उनको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, और जो बढ़े हुए हैं उनके साथ भी आपको कोई विवाद नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी पूंजी है, वो आपके धरोहर है, उस धरोहर को भी बचाना है, और नीचे जो हमारे छूटे हुए भाई और साथी हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। इसी का नाम सामाजिक न्याय है। इसलिए सामाजिक न्याय हम लोग समझाने का काम किए। राजनीति में क्यों आ रहे हैं? राजनीति सिर्फ बनने के लिए नहीं है, आपको लोगों को सेवा करना है। देखिए, जिस तरह से ज्ञानेश्वर जी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के सैनिक अगर हैं सरहद पर, तो दिन रात मेहनत करते हैं, तो हम यहाँ चैन की नींद सोते हैं। बिल्कुल उसी तरह से पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, चाहे किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर सजग है तो सरकार की योजनाएं गरीबों तक सुगमता से मिलेगी। हम इसलिए राजनीति में हैं कि सरकार की जो योजना है उसको हम गरीबों तक पहुंचाएं। और सरकार अगर कोई हम इधर से योजना लाते हैं कि भाई गरीबों के लिए सरकार नहीं मानती है, तो उस सरकार को हटा के हम नई सरकार बनाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी थे, लेकिन इनका IQ मोटा हो गया था। अब इनको नीचे के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। आप देखिए वृद्धांशा 400 रुपया, कहां से कहां महंगाई चल गया, 400 रुपया। इनकी दृष्टि वहां नहीं। तो नीतीश कुमार ने सब कुछ तो कर ही दिया, सजग हैं, फिर आपको क्यों बोल दिया जाए? जी, सजग नहीं, लोकतंत्र कहते हैं कि मैं प्रभारी हूं जी। हम लोग इसलिए बोले कि राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि हमको बनना है, क्योंकि उनको बनना है, उनको करना कि किसी तरह से हमारी कुर्सी बच रही है। लेकिन हमको बिहार के, हमको मतलब राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव कि बिहार के 14 करोड़ लोगों की भला कैसे हो, जो इनके जीवन में बेहतरी कैसे, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यहाँ लॉ ऑर्डर खराब है, सब पीस रहे। आज कोई किसी को मार सकता है, कोई देखने वाला नहीं है। आप तो इससे कैसे निजात दिलाया जाए, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। नहीं, देखिए, एनडीए ने नारा दे रखा है 225 2025 225। और तेजस्वी यादव जब बिहार की बात कॉन्क्लेव में आए थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, जीतना तो मुझे ही है, लेकिन कुछ अगर मगर हुआ। मैंने एक सवाल पूछा था कि किसी दिन सुबह सुबह चाचा फिर से आ गए, भतीजे हम तुम्हारे साथ हैं, तो क्या भविष्य में भी आपको लगता है कभी कि चाचा और भतीजे का संबंध बन सकता है? क्योंकि देखिए, यदि उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव तो वह नीतीश कुमार की कृपा थी। नीतीश कुमार राजनीति में लेकर आए। नीतीश कुमार यदि महागठबंधन में शामिल ना होते तो बिहार में सरकार ही महागठबंधन की नहीं बनती। और दूसरी बार नीतीश कुमार ने पहली बार आरजेडी के साथ दगा किया और दूसरी बार बीजेपी के साथ दगा किया। तो आप यह समीकरण को समझते ही समझते हैं। तो क्या लगता है कि कभी भविष्य में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से मिल सकते हैं? ज्ञानेश्वर जी, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर आज नीतीश कुमार बचे हुए तो तेजस्वी जी के चलते हैं। 2010 में क्या हुआ था याद है आरजेडी का? ठीक है, हम कहाँ कर रहे हैं। हाँ। लेकिन 2014 भी याद होना चाहिए कि 2014 में क्या हुआ था। नीतीश कुमार के सब सलाहकार थे लोग, आप भी जानते हैं जी। बिल्कुल। और कहां सिमट गए थे, किस तरह से भागना पड़ा था। और तब कहां गए थे? लालू जी के पास गए थे और कहे थे, उनका पैर पकड़ लिए थे। तो लालू जी बोले, पैर पकड़ लिए थे? लालू जी कई बार बोले कि पैर पकड़ लिए थे। और लालू जी बोले कि अगर भाई है, पैर पकड़ लिया तो क्या करे, पैर काट दें, इसलिए इसको फिर बनाओ। और याद कीजिए, फिर मैं बोला कि जो मीडिया में परसेप्शन बनाया गया है, मीडिया में परसेप्शन बनाया गया है कि नीतीश जी नहीं होते तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम नहीं होते। देखिए, इसको दूसरे तरीके से देखिए कि अगर तेजस्वी जी नहीं होते, लालू जी नहीं होते, तो नीतीश जी कहिए जो है घर बैठ गए होते। आप समझ लीजिए, आपको भी याद है 2015 का दृश्य क्या होता 2015 में। बिल्कुल। और 2015 मैं फिर कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पर कि 2015 में, चूंकि हम तो उसी गठबंधन में थे, आपको याद होगा हम कहाँ थे। हम लोग कोई सोच ही नहीं रहा था, नरेंद्र मोदी का रॉकेट चल रहा था। बिल्कुल। उस समय कौन सामने खड़ा हुआ? लालू प्रसाद यादव। पूरे चुनाव के मूवमेंट का अगर कोई मोड़ दिया तो लालू प्रसाद यादव अकेला शख्स। लेकिन लोग कहते हैं कि 2015 में, ठीक है आप नीतीश कुमार और लालू यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि यदि प्रशांत किशोर नहीं आते तो इन दोनों भाइयों का मिलन भी नहीं होता और वह रणनीति नहीं बनती कि बिहार नरेंद्र मोदी के अश्वमेध रथ को रोक देता। तो 2015 की जीत का श्रेय तो प्रशांत किशोर ले जाते हैं। मैं फिर आपको बोला जी, फिर हम यही बात पा रहे हैं। हाँ, हम लोग तो जानते भी नहीं थे प्रशांत किशोर, उस समय तक नहीं जानते थे कि कौन प्रशांत किशोर। देखिए, हर टीम में ज्ञानेश्वर जी का लाइव सिटी चल रहा है
तो ज्ञानेश्वर जी अकेले नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से आपकी एक टीम है जी, टीम काम कर रही है। अब उस टीम में कोई समझे कि हम ही हैं तो ज्ञानेश्वर जी हैं, तो मैं समझता हूं कि अब इस पर कोई बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर बोला कि जो लोग हैं वो बहुत चालाक लोग हैं, काबिल लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनका सब जगह कब्जा है। वो अपनी बात छपवा लेते हैं और कहवा लिए, मीडिया से कहवा दिए कि हम ही हैं तो हैं। लेकिन सवाल ये फिर सभी संस्थाओं, तो मतलब आप मानते हैं प्रशांत किशोर नीलबट्टा सन्नाटा है? जी मैं कह रहा हूं कि मैं तो नहीं जानता था, आप जानते थे कि अब जानते हैं ना, अब जान रहे हैं। अब इसी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर आदमी जो चाहे इसी संविधान को बचाने की तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर एक ताकत है 2025 में? मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जी, कहने की तो है नहीं। अभी तो कम से कम अपनी पार्टी की मान्यता दिला लें। देखिए, आप जानते हैं कि रजिस्टर्ड पार्टी और मान्यता प्राप्त पार्टियों में क्या है और कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं यहाँ। तो अच्छी बात है। देखिए, यही तो लोकतंत्र है कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार चाहिए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार चाहिए, सब जाए। इसी बात की तो हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। हमारे नेता लगातार, तेजस्वी जी लगातार 10 वर्ष। आजकल लोग प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, सबकी कुंडली खोल देता है वो शख्स। देखिए, अब क्या खोलते हैं नहीं खोलते हैं, सब लोग चाहता है कि हम ही को बोले। राजेश यादव भी चाहते हैं कि सारा पूरा भाजपा हम ही को बोले, तो क्या बोल देगा? नहीं बोलेगा। बात समझिए, इसलिए ऐसा कोई बात अच्छा, राजेश यादव, चलिए आप राजेश यादव जी यह बताइए, इतना समर्पण, इतना सेवा त्याग, राजेश यादव विधानसभा चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? कौन सी सीट आपने कैमूर में तलाशी है? देखिए, मैं जब 2021 में अपने नेता जी, चूंकि वहां से हम आए तेजस्वी जी के पास और राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन में किया, उसी दिन मैंने कहा कि आप जो भी हमको दीजिएगा काम, मैं काम करूंगा। इस पार्टी में आया हूं और तेजस्वी जी ने हम पर भरोसा किया। उन्होंने पार्टी का पहले प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया, मुख्यालय प्रभारी बनाया, फिर युवा के अध्यक्ष बनाए और जो भी जवाबदेही दिए मैं अपना 100% देने का काम किया हूं। मजबूती से काम करता हूं। फैसला लेना हमारे नेता के हाथ में है और हमको क्या करना है यह भी फैसला तेजस्वी जी को लेना है। तो सीट कौन सा तलाश रखा है आपने? मैं कहा ना कि मैं बारे में जो भी फैसला लेना होगा, अच्छा, वो हमारे नेता लेंगे। क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं कि 2025 में जो बिहार की 14 करोड़ जनता 20 सालों से पीस रही है, हमारे नेता तेजस्वी जी ने इस सरकार को हटा के नई प्रगतिशील सरकार बनाने का जो निर्णय लिया है, उसमें मैं उनका सारथी बनूं। इसलिए उनका जो डिसीजन होगा वह काम होगा। चलिए, आप सारथी बनने को तैयार हैं, लेकिन युवा राजद की बड़ी भूमिका होनी है यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो 2025 के चुनाव में युवा राजद की जमीन पर क्या तैयारी है? क्या आपकी टीम गांव तक संगठन को मजबूत कर पा रही है? देखिए, युवा राष्ट्रीय जनता दल पंचायतों तक जी, पंचायतों तक अपना संगठन मजबूती के साथ हम खड़ा किए हैं। आप चूंकि एक शाखा है जी, बिल्कुल, चूंकि कई प्रकोष्ठ हैं, लेकिन युवा राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि जब तेजस्वी जी वो संकल्प लिए हैं उनको हमको ही पूरा करना है। हमको मतलब युवा राष्ट्रीय जनता दल को पूरा करना है। तेजस्वी जी ने कहा है तो हम हर बूथ तक पहुंचने का कोशिश किए हैं और हर बूथ पर युवा राष्ट्रीय जनता दल का 4 सदस्य सभी बूथों पर तैनात है। हर बूथ पर? जी, हर बूथ पर। अच्छा जी, तो चलिए, हाँ चलिए, देखिए आगे बढ़ेंगे रैपिड फायर सेशन की ओर, लेकिन इसके पहले एक सवाल लेते हैं। अगर आज आपको युवाओं को, बिहार के युवाओं को एक लाइन में आरजेडी के पक्ष में मनाना हो तो क्या कहेंगे? एक लाइन में। नहीं मनाना, देखिए आज जो है हम लोग का पहला है कि हम लोग, जो मैं बताया ना कि राजनीति हम लोग आए हैं बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए, उनके खुशहाली के लिए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे ठीक हो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे ठीक हो। देखिए, आज मैं छूट गया था, आज बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा का एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है। इस तरह से लोग पीस रहे हैं। सरकारी चले जाइए, जितने अनुदान आते हैं किस तरह से आते हैं, तो एक बड़ा काम है युवाओं के ऊपर, बिहार के 14 करोड़ लोगों को उनके शिक्षा से, रोजगार से। इसलिए एक लाइन में है कि किसी भी तरह से 2025 में इस 20 वर्षों की निकम्मी सरकार जो बिहार को सबसे पीछे रखी हुई, इसको हटाना हमारा मेन संकल्प है। चलिए राजेश जी, अब चलते हैं रैपिड फायर सेशन की ओर और बिल्कुल संक्षिप्त में आपको जवाब देना है। पहला सवाल, तेजस्वी यादव
युवा नेता या भविष्य का मुख्यमंत्री? भविष्य का मुख्यमंत्री नहीं, भविष्य का मुख्यमंत्री, 2025 का मुख्यमंत्री। 2025 का मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ए विजन, बी पेशेंस, सी ग्राउंड कनेक्ट। वो तो तीनों है उनमें। तीनों है उनमें। इसको बाई फॉरकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब विजन भी है, पेशेंस भी है, ग्राउंड कनेक्ट भी है। जी। तीसरा सवाल, अगर तेजस्वी कोई वेब सीरीज में होते तो नाम क्या होता? तेजस्वी का किरदार, पहला द रियल हेयर, मतलब द रियल हेयर, बिहार राइजिंग या पलटू रिटर्न्स? नहीं, बिहार राइजिंग होगा। बिहार राइजिंग होगा। तेजस्वी यादव में कौन सी बात है जो विरोधियों को खटकती है? उनका विजन है। विजन है? विजन है। अच्छा। उनका जो विजन है, जहां जब तेजस्वी यादव जी जहां से सोचना चालू करते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या बोले। अच्छा, जहां से सोचना शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव जी जो सोच लेते हैं, पूरी कैबिनेट नहीं सोच पाती। लोग कहते हैं तेजस्वी यादव वही सोचते हैं जो संजय यादव सोचते हैं। फिर मैं बोला, ये तो फिर बोला कि एक तो परसेप्शन क्रिएट करने वाले लोग हैं ना भाई। अच्छा, मैंने कहा कि हम लोग की लड़ाई किन लोगों से है? हम लोग की लड़ाई धरती पर लोग नहीं लड़ सकता है। ये धरती हवाबाजी कर लेता है लोग। अच्छा। एक माहौल बना देता है, क्योंकि हम लोग के लोग उतने जो है अच्छे बोलने वाले नहीं हैं, अच्छे अंग्रेजी ज्ञाता नहीं है, क्योंकि हमारे जो समर्थक लोग हैं, और ये लोग बदला देते हैं। अब भाई तेजस्वी जी है ना जी, आप कभी संजय जी के मुंह से सुने हैं? नहीं। चलिए, पांचवा सवाल, क्या तेजस्वी यादव सिर्फ यादव वोटों के नेता हैं, हाँ या ना? नहीं, तेजस्वी जी ने तो लगातार जब से राजनीति में शुरू की, उन्होंने A to Z की बात की। और आपने देखा कि 2025-20 के चुनाव में जी 50 टिकट सवर्ण समाज को देने का काम किया। उनकी हिस्सेदारी से ज्यादा टिकट देने का काम किया, ताकि उनके मान पर, सम्मान पर कोई ठेस नहीं पहुंचे। छठा सवाल, अगर एक शब्द में तेजस्वी यादव को परिभाषित करें तो वह शब्द क्या होगा? बिहार का नायक। बिहार का नायक। चलिए, सातवां सवाल, राजनीति और विपक्ष पर। नीतीश कुमार थके हुए नेता या अब भी चालाक खिलाड़ी? देखिए, अब चालाक खिलाड़ी नहीं है। अब चालाक खिलाड़ी नहीं रहे। नहीं, अब थके हुए हैं, चूंकि थके हुए नेता है। चलिए, आठवां सवाल, बीजेपी का कौन सा वादा सबसे ज्यादा फेल हुआ है? पहला 19 लाख नौकरी, दूसरा अपराध खत्म, तीसरा डबल इंजन विकास। इसका तो एक भी पूरा ही नहीं होता, इसमें सबसे आगे पीछे क्या दिया जाए। नौवां सवाल, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कमी क्या है? अभी तो थोड़ा प्रशांत किशोर के बारे में हमको जानने दीजिए। आज आए हैं तो थोड़ा समझें कि प्रशांत किशोर भी थोड़ा कम है। इसके पहले प्रशांत किशोर का नाम ही नहीं जानते थे? नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं। देखिए, प्रशांत किशोर है तो चंद्रवंशी जी हैं, तो वो हेलीकॉप्टर, कई लोग हैं मार्केट में। अच्छा। वो एगो थे का कला कि अभी ताती समाज से, हाँ, आईपी गुप्ता जी। तो कई लोग हैं। देखिए, लोकतंत्र की खुशबू है। मतलब आईपी गुप्ता, प्रशांत किशोर को आपने एक तराजू पर तौल दिया? नहीं, हम तराजू पर क्यों तोलने वाले हैं? हम कोई दुकानदार तो है नहीं कि तराजू रखे हुए हैं। मतलब कई लोग, हम लोग नाम सुनते हैं। नहीं, चंद्रवंशी जी को आप छोड़ दिए, एक हमारे मित्र हैं महतो जी हैं, कई लोग हैं जो पार्टी बनाए हुए हैं लोग। चलिए, 10वां सवाल, राजद में सबसे ज्यादा कैमरा फ्रेंडली नेता कौन है? कैमरा आप जिसको खोजिएगा सब मिलेगा आपके बातों को जवाब देने के लिए। जी, बच के निकल। 11वां सवाल, क्या कभी पार्टी में आपको ऊपर से थोपे गए फैसले पसंद नहीं आए? देखिए, किसी भी संस्था में, जी, कोई भी संस्था तभी चलता है जब संस्था, उसको थोपना नहीं कहते हैं जी, अगर इसको थोपना मान लिया जाए तो हर संस्था बैठ जाएगी, जहां हर का अपना अपना किरदार निश्चित है। किरदार निश्चित है, और सबको एक दूसरे को मानना है। एक हायरार्की इसको कहते हैं, जो सरकारी हायरार्की, एक हायरार्की है कि हमारा जो हम डिसीजन करते हैं, हमारी नीचे वाली इकाई मानेगी, वो जो जिला कमेटी जो डिसीजन करती है उसको प्रखंड कमेटी मानती है, प्रखंड कमेटी जो है पंचायत वाले को, सबका एक हायरार्की है। इसलिए इसको थोपना नहीं कहते हैं। थोपना नहीं कहते, इसको एक कहते हैं कि जो डिसीजन रहता है उसको इंप्लीमेंट कराना हम लोग का काम है। चलिए, आपको नाम बताना है। 12वां सवाल, क्या अगर आपको 2025 में टिकट मिलता है तो किस विधानसभा से लड़ना चाहेंगे? मैं पहले ही कहा है कि हर कुछ मन में कुछ होगा ना। नहीं,
मेरे मन में सिर्फ एक है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो कैमूर जिला में है। हाँ, मोहनिया विधानसभा है। मोहनिया विधानसभा तो रिजर्व है ना? जी हाँ, रिजर्व विधानसभा। भभो से ले लिया क्या? जी नहीं, मैं फिर कहा कि मेरे बारे में, क्योंकि मैं उस दिन जिस दिन मैं ज्वाइन किया उस दिन कहा कि अब मेरे बारे में जो भी फैसला करना है हमारे नेता। 13वां सवाल, क्या जेडीयू को अब आरजेडी में मिल जाना चाहिए, हाँ या ना? देखिए, जेडीयू मिले न मिले, जेडीयू के लोग जमीन पर सब अब जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। 14वां सवाल, बिहार का सबसे बड़ा युवा मुद्दा, ए बेरोजगारी, बी शिक्षा, सी प्लान। देखिए, सब है, बेरोजगारी उसी तरह से है, पलायन उसी तरह से है। मतलब किसको आप कहिएगा कम बेसी, हम लोग आखिर पलायन क्यों, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगारी के चलते लोग पलायन करता है। जी देखिए, 15वां सवाल, देखिए नाम लेना होगा। सोशल मीडिया में सबसे एक्टिव नेता आरजेडी में, क्योंकि पूरी लड़ाई सोशल मीडिया में लड़ी जा रही है। आपने स्वयं स्वीकारा कि अखबार वाले तो खबर छापते नहीं है। जी जी, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है जिसकी तरह आप भी एक्टिव होना चाहते हैं? नहीं, हमने हमारे पार्टी में हम लोग सबको अपने नेता जो है, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का जो पेज है जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, चूंकि हम लोग 2020 की लड़ाई भी इसी माध्यम से हम लोग लड़े थे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी बात पहुंचा पाते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म पर भी आप जानते हैं कि 2020 के बाद कितने कितने पाबंदियां भारत सरकार ने लगाई हैं जी, लेकिन इसके बाद भी जितना ही है उतना ही में लड़ना है, क्योंकि 2025 का चुनाव तो हम लोग को लड़ना है। चलिए, कोई एक ट्रोल जिसने आपको सच में हिला दिया था, आपके पीछे लोग लग गए सोशल मीडिया पर। नहीं, ट्रोल क्या, लोगों का फितरत होता है। गाली देने का फितरत होता है। गाली देते हैं लोग आपको? कोई याद है जिस बात पर आपको लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया? 2020 में जब जो है ना, जब पार्टी जो है में बात हो रही थी, मैं सिद्धांत की बात कर रहा था, तो उस समय कुछ लोग जो है मेरे उस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में कुछ लोग आकर के गाली देने का काम किया था, लेकिन सब मुझसे गाली भी देते थे और रात में बात भी करते थे। चलिए, क्या जाति से ऊपर सोचने लगे हैं बिहार के युवा, हाँ या बस विशफुल थिंकिंग? नहीं, अब जाति से ऊपर सब लोग सोच रहा है, सब लोग बिहार के बारे में सोच रहा है, सब लोग बिहार के बारे में सोच रहा है। एक बिहारी जो है, एक बिहारीपन जगह है। चलिए, आपका पॉलिटिकल क्रश कौन है देश में? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान? नहीं, देखिए, सबको अपने अपने मुद्दे पर करना है, सबको जनता की बात करनी है, सबको जनता के हित पर, जो जनता के हित पर बात करेगा वह देश पर राज करेगा। बच के निकल रहे हैं। आखिरी सवाल, एक वादा जो आप कभी नहीं तोड़ेंगे युवाओं के लिए? वो है बेरोजगारी है कि हम बेरोजगारी के मुद्दे पर कभी भी किसी से समझौता नहीं करेंगे जी, समझौता नहीं करेंगे। चलिए, आखिरी बात कह दीजिए, क्या इस बात का भरोसा आपको है कि 2025 में सरकार तेजस्वी की बनने जा रही है? निश्चित रूप से, जिस तरह से बिहार में, पटना में जिस तरह से क्राइम बढ़ा हुआ है जी, जिस तरह से बिहार पीछे चला हुआ है, और आप भी मानते हैं कि क्या इसी से बिहार चलेगा? हमारे पीछे वाले कहाँ चले? इसलिए 14 करोड़ जो बिहारी हैं उनमें एक बिहारीपन की भावना आई हुई है, और वो चाहते हैं कि हम भी देश के अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिला के आगे चलें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में सबको जानता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब बढ़िया से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो थके हारे हुए हैं और वो कुछ लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। इसलिए बिहार में बदलाव तय है, और 2025 में नया नेतृत्व, नया जोश, नया विजन तेजस्वी जी के नेतृत्व में सब खड़ा हो रहे हैं। तो देखिए, ये थे राजेश यादव, बिहार प्रदेश युवा राजद के अध्यक्ष, जो कह रहे हैं 2025 तैयार है और तेजस्वी यादव का आना भी तय है। यह तो चुनाव बताएगा, और जब चुनाव आगे बढ़ेगा तो हम भी आपको बिहार का मिजाज बताते रहेंगे कि बिहार में हो क्या रहा है, लड़ाई किसके किसके बीच है। लड़ाई अब आमने सामने की नहीं, लड़ाई त्रिकोणीय भी बनती दिखाई पड़ रही है। भले ही राजेश यादव जी ने कह दिया प्रशांत किशोर को बहुत नहीं जानता हूं, उन्होंने आईपी गुप्ता से तुलना कर दी और भी किसी से तुलना कर दी, तो हम ऐसे ऐसे मेहमानों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।